हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत बेसिक टॉपिक पे बात करेंगे। बट वो बेसिक टॉपिक इतना बेसिक है कि आपकी सारी प्रिपरेशन जो है वो इसके ऊपर बेस करती है। हम हमेशा कहते हैं कि जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करें तो आपके पास एक तो स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी से भी पहले जो आता है वो सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले सिलेबस एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पहले हम ये जानें कि हमको करना क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है, और हम ये जानें कि सवाल किस हिसाब से आते हैं। उसके बाद ये हम एनालाइज कर पाएंगे कि हमको किस टाइप की स्ट्रैटेजी चाहिए कि उस एग्ज़ाम को, उस आंसर, उस क्वेश्चन को हम आंसर कर पाएँ। तो किसी भी आंसर को हम कर पाएँ उसकी तैयारी हम कैसे करेंगे ये जानेंगे जब हम कि हमको पढ़ना क्या है। तो सिलेबस हमको क्या बताता है, एक ओवरऑल व्यू बताता है ना। यूपीएससी का सिलेबस क्या है, एक ओवरऑल व्यू बताता है, एक पाथ बताता है ना, एक पाथ बताता है जिस रास्ते पे हमको चलना है। जैसे कि फिर अगर हम एग्जाम्पल लें लखनऊ से बैंगलोर का, तो लखनऊ से बैंगलोर का जो ओवरऑल एक व्यू होता है कि हम लखनऊ से निकलेंगे तो कानपुर डिस्ट्रिक्ट आएगा, कानपुर से निकलेंगे तो उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके बाद ये करते 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 हमको जो है बैंगलोर तक पहुंचना है। तो ये जो सफ़र है वो हमको कैसे पता होगा, जब एक ओवरऑल आइडिया होगा, है ना। आप अपने खुद से पूछिए, अगर लखनऊ से या किसी भी शहर से आप हैं, आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो आप कैसे ट्रैवल करोगे। किसी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से ट्रैवल करो। अगर आप अपने कन्वेंस से ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पाथ जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्या करेंगे, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। तो टाइम को आप जस्टिस नहीं दे पाओगे, उसलिए आपको ये काम करना है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनको देखना है जो कि यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, और उनको जो फर्स्ट लेवल है ना, जो फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है यूपीएससी का, जो फर्स्ट लेवल है उसके सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों को, उनके ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, और टू सम एक्सटेंट जितना भी डीप जा सकते हैं उतने डीप जाके हम वो समझेंगे कि सिलेबस में क्या क्या पार्ट किस किस सब्जेक्ट में आता है, और उसके हिसाब से हम अपनी तैयारी को प्लान कर सकते हैं, अपने प्रिपरेशन को हम प्लान कर सकते हैं। तो अगर हम जनरल स्टडीज़ की बात करें, जीएस पेपर 1 की, तो ये जो जीएस का पेपर है, पेपर 1 जिसको बोला जाता है, 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, 2 घंटे मिलते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बेसिक हैं, लेकिन बहुत से एस्पिरेंट्स तैयारी करने के बाद भी जानते ही नहीं हैं कि जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसके पेपर में कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने टोटल नंबर का पेपर होता है, कितने देर मिलते हैं उस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ बेसिक से लेके एडवांस तक इस चीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आता है हमारा, अगर हम स्टार्ट करें यहाँ से सिलेबस, है ना, फ्रॉम हियर वी आर स्टार्टिंग द सिलेबस। तो इसको अभी हम बहुत ज़्यादा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे, उसके बाद आगे हम इसको और डीप इनसाइट देखेंगे। तो करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस भी हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज जब हम बोलते हैं द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज, तो ग्लोबल विलेज इसलिए क्योंकि ट्रेड है, रिलेशंस हैं, सिक्योरिटी है, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ एंड आइडियाज़ हैं, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है, बहुत सारी ट्रीटीज़ हैं। ये सारी चीज़ें हमको ग्लोबल लेवल पे जो है चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो हम यहाँ पे करंट इवेंट्स, जिसमें आपका एक तरीके से जो आपका करंट अफेयर है, ये हमको जो है कवर करना है। यहाँ पे इसको कवर करने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो ज़रिया है वो आपका एक तो पीआईबी है ना। फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ बात करूँ, जो मैं प्रेफर करता हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर। आप बाकी और भी जो न्यूज़पेपर आपका सही हो आप उसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से आपका फिर संसद टीवी, है ना,
ये चीज़ें जो है ये आ जाती हैं हमारी करंट इवेंट्स, जो कि नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस पे जो है ये चीज़ें यहाँ पे हमको मिल जाता है वो डेटा। और इस चीज़ों को हमको ये नहीं कि जो हम पढ़ रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन उसी में से आ जाएगा जो पेपर में मेंशन्ड है, आ सकता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों वे से हमको तैयार रहना है। हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट दोनों ही भाई हम अपने कंट्री की हिस्ट्री पढ़ेंगे कि पहले क्या था, किस तरीके से चीज़ें हुई, किस तरीके से ब्रिटिशर्स आए, किस तरीके से इंडिपेंडेंस हुई, कितना ज़्यादा कौन कौन से मूवमेंट्स हुए, कौन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, खिलाफत मूवमेंट क्या होता है, डांडी मार्च क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कौन कौन से अलग अलग सेशंस हुए थे, किस सेशन में कांग्रेस का कौन सा प्रेसिडेंट था, बहुत सी चीज़ें हैं, न्यूमरस चीज़ें जो कि हमको जो है पढ़ना होता है। प्लस एंशिएंट हिस्ट्री प्लस मिडिवल हिस्ट्री, अभी हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न तीनों हमको यहाँ पढ़ना होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री आपके प्री में नहीं है। फिर आप आएंगे ज्योग्राफी पे, तो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है ना, इसमें फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, कहाँ पे क्या इकोनॉमिक मतलब जैसे कहाँ पे क्या ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, क्या मिनरल्स फाउंड होते हैं और उस मिनरल को कहाँ कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड उस मिनरल को कहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, कहाँ पे कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, नेचुरल रिसोर्सेज, एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारी चीज़ें, उसके बाद अर्थ का इंटीरियर, उसके बाद आपका जितने भी आपके जो वेजिटेशंस हैं, सॉइल है, स्ट्रक्चर, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है ज्योग्राफी में कवर होती है। और देखिए बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि कितने सवाल किससे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं किसी भी एरिया से कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है ना, कोई ऐसा नहीं है स्पेसिफिक कि इससे 10 आएंगे, इससे 20 आएंगे या इससे 25 आएंगे, है ना। अगर इस साल का आपने पेपर देखा होगा तो इकोनॉमिक्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं, इंक्रीज हुए हैं, पॉलिटी से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हुए हैं। तो इसी तरीके से देयर इज नो, कहते हैं एक लाइन लेंथ नहीं है, हमको अपनी तैयारी हर कोर में करना है और जिस भी सब्जेक्ट से ज़्यादा आए चाहे कम आए, हमको उसके लिए रेडी रहना है। एक पास्ट ईयर्स का हम इसलिए देखते हैं, एक ओवरऑल व्यू मिलता है, द क्वालिटी, द डीपनेस, द काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं वो हमको पता लगता है। कैसे? जब हम पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के पेपर को देखते हैं, तब हमको उसको एनालाइज करके पता चलता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर हमको अपना पाथ नहीं क्लियर होगा, हमको ये नहीं पता होगा कि आगे चल के किस तरीके से मुझे टर्न लेना है, स्पीड बढ़ानी है, घटानी है, तो शायद दिक्कत होगी, डिसीजन लेने में टाइम वेस्ट होगा। देखिए ये एग्ज़ाम में जो जर्नी है वो एटलीस्ट 1 से 1.5 साल की जर्नी रहती है, तो आप उस 1 से 1.5 साल में भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको जो है समझना पड़ेगा। जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स में उसको राइट कर सकते हैं। अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसका नोट्स जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल गर्ग IAS अकेडमी पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, या हमारे इंस्टाग्राम पेज जो गर्ग IAS अकेडमी का है वहाँ पे भी मिल जाएगा। लेकिन वो नोट्स और सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बहुत सारे कोचिंग्स के अवेलेबल हैं। लेकिन आप इस वीडियो में अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है, प्री जो कि फर्स्ट स्टेज है UPSC का, तो ज़रूर देखें। यहाँ हमने जाना करंट इवेंट जो कि आपका करंट अफेयर्स, फिर हमने जाना हिस्ट्री से, फिर हमने जाना पॉलिटी का, है ना, अरे सॉरी ज्योग्राफी का, है ना। नाउ विल स्टार्ट द पॉलिटी। तो पॉलिटी को कहते हैं कि ये एक तरीके से आपका एक बेस सब्जेक्ट है ना, एक बेस सब्जेक्ट है। और ये जो बेस सब्जेक्ट है डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं, आप किसी भी सब्जेक्ट को कैटेगोरिकली इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल पे आप कर सकते हो। UPSC ने ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। हम
प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर हिस्ट्री की बात करें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तो फर्स्ट कम्स एंड अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं कि भाई मॉडर्न, फिर उसके बाद आपका एंशिएंट, फिर उसके बाद मिडिवल, है ना। और डेफिनेटली आर्ट एंड कल्चर भी इंपॉर्टेंट है। आर्ट एंड कल्चर मिडिवल का भी कुछ पार्ट उसके, अगर आप मिडिवल अच्छे से करोगे तो आर्ट एंड कल्चर का बहुत सा पार्ट उसके अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है इंडियन पॉलिटी की, जिसको हम देख रहे हैं। तो इंडियन पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत जी की बुक है, उससे आप अपनी प्री की प्रिपरेशन कर सकते हैं। मेंस के लिए आपको और भी बुक्स लगेंगी। यहाँ पे हमको अपनी एनसीईआरटी, हाँ एक चीज़ और है, हिस्ट्री के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। ज्योग्राफी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं। और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर, पीआईबी जिसको मैंने बताया, और संसद टीवी, इन चीज़ों को आपको, और योजना, इन चीज़ों को आपको फॉलो करना होगा। अब अगर हम पॉलिटी की बात करें तो लक्ष्मीकांत जी की जो बुक है बहुत अच्छी बुक है, बहुत प्रिसाइज तरीके से लिखा हुआ है। लेकिन आपका अगर बेस है तो आप 11th एंड 12th का पॉलिटी का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। अगर आपका बेस नहीं है तो फिर 6 to 12th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। वो आपको जज करना है कि क्या कभी एनसीईआरटी, आपने पॉलिटी की एनसीईआरटी पढ़ी है और आपको याद है, तो फिर आप 11th 12th पे जाइए, या आप रीड करके देख सकते हैं। कंफर्टेबल लगता है 11th 12th डायरेक्ट रीड करना तो करिए, नहीं तो 6 to 12 उसमें आगे बढ़िए। डिपेंड्स ऑन द टाइम, डिपेंड्स ऑन योर बेस, डिपेंड्स ऑन योर अवेयरनेस राइट नाउ, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो ये इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपका संविधान है, उसके बारे में, जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम से हम चलते हैं, हम वोट देते हैं, हम लेजिस्लेचर को वोट करते हैं, वो चुन के जाते हैं, वहाँ से फिर एग्जीक्यूटिव आते हैं, एक जुडिशरी का पार्ट होता है गवर्नमेंट का। हर एक जो पार्ट होता है वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल पे एक बैलेंस एंड चेक्स के साथ जो है सबको पावर दी गई है। कोई भी एक दूसरे को सुपरसीड नहीं कर सकता, हर किसी के लिए कोई ना कोई चेक जो है सिस्टम में बना हुआ है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। अगर हम बात करते हैं जो हमारा 74th अमेंडमेंट की, तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है, जो हमारा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिस्टम है, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको हमको बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा जो एग्रीकल्चर का बेस है, जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, जो एग्रीकल्चर के मदद से जो हमारा नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल इंडिया है, अगर इंडिया की बात करें तो उसका जो हम देखते हैं एक बहुत मेजर चंक है। तो वो मेजर चंक जो है इसके लिए और भी ज़्यादा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, प्लस जो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी, फूड ग्रेन्स और फूड सिक्योरिटी की हम बात करें, उसमें भी बहुत ज़्यादा एक अहम, एक वाइटल, एक इम्पॉर्टेंट रोल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ने प्ले किया है ना। अब पॉलिसी की बात करें, कोई भी जनता के लिए जो पॉलिसीज़ हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, ये सारी चीज़ों को, राइट्स हैं, कोई भी चाहे फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं हमको यहाँ पॉलिटी में पढ़नी है। अब और आगे भी हम डिटेल में देखेंगे, यहाँ पे एक ओवरऑल व्यू मैं आपको दे रहा हूँ। अब इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, तो जो इकॉनमी है उसमें, इकॉनमी में आप बेसिकली एक जो अर्थव्यवस्था, आप क्या देखिए, सबसे बड़ा पार्ट होता है मनी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन पैटर्न। मैं एक बहुत ओवरऑल बता रहा हूँ, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट रेट, ग्रोथ रेट, जीडीपी, नेशनल इनकम, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सोशल स्कीम्स आपकी, है ना, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये जो चीज़ें हैं ये इकोनॉमी में आती है, जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं। इसके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि आप एनसीईआरटी का 9 to 12th पढ़ें, और अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है या इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी है तो यू कैन गो विद द 11th क्लास ऑल्सो डायरेक्टली, है ना, 11th 12th। तो ये इकोनॉमी का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि सोशल सेक्टर की स्कीम से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना। और अगर हम कमिंग बैक टू द एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी, तो एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजी भी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। क्यों? क्योंकि कोई भी स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, कोई भी एक्ट, कोई भी कन्वेंशन, ये सब जो चीज़ें हैं,
ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इस तरीके से आपका यूनाइटेड नेशन, यूएनईपी, यूएनडीपी, ये सब सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं ये आप इन्वायरमेंट में, कोई भी क्लाइमेट रिलेटेड जो ट्रीटीज़ हैं, आपका COP26 है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इन्वायरमेंट में पढ़नी है। इसके लिए आपको बहुत मज़ा आएगा, सारे सब्जेक्ट को आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। आपको किसी भी सब्जेक्ट को ये नहीं देखना है कि ये मुझे पसंद है ये नहीं है, आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है और आपको उतनी जानकारी चाहिए। आपको सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन नहीं करना है किसी भी सब्जेक्ट में, आपको एक जनरल व्यू आपको पता होना चाहिए। ये एक ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा हमने। अब आगे जो स्लाइड्स हैं इसमें हम और डीप व्यू देखेंगे, है ना। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में हाईली रिकमेंडेड है एनसीईआरटी, जिसको आप 6 to 10 की एनसीईआरटी बोला जाता है कि जनरल साइंस में आप कवर कर लीजिए। और क्लास 12th की बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, है ना, क्लास 12th के बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर्स वो आपको कवर करने होंगे। देखिए मैं आपको साथ साथ में सोर्स भी टू सम एक्सटेंट बताते जा रहा हूँ, इसलिए कि भाई एनवायरमेंट है तो बहुत से लोग शंकर की बुक रेफर करते हैं, पॉलिटी है लक्ष्मीकांत की बुक है, इकॉनमी है तो उसमें रमेश सिंह जी की बुक है, तो बहुत सारे ऑथर्स हैं, आपके हिसाब से जो बेस्ट सूटेड है आप उनकी बुक्स फॉलो कर सकते हैं। ये सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ मैं एक ओवरऑल आइडिया आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 में आपका 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 नंबर के, है ना, 33% नंबर लाने होते हैं। इसका नंबर प्री में नहीं जुड़ता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इसको पास करना होता है। 33% नंबर मिनिमम है। 80 क्वेश्चंस आते हैं, 2 घंटे से मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, है ना, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी। इसमें क्या होता है, एक तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्लस क्लास 10th लेवल की जो मैथ्स है, कुछ रीजनिंग एबिलिटी, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और इसका जो क्वालिफाइंग पेपर होता है ये 33% नंबर इसमें आना मैंडेटरी है। अब हम आते हैं, जो अभी हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, अलग अलग सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, अब जैसे हमने एक ब्रॉडर व्यू देखा कि हाँ भाई इंटरनेशनल मूवमेंट है, हाँ भाई हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इम्पॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़नी है। अब अगर हम देखेंगे इसमें भी, जैसे अगर आप बात करें हड़प्पन कल्चर, तो हड़प्पन कल्चर के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन एक जितना संभव है एक वीडियो में बता पाना, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन एक ओवरऑल बता रहा हूं कि ये टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं इनके अंडर में, इनके साथ में, जिसको आपको पढ़ना है। एक आइडिया देने के लिए मेरा यहाँ पे छोटा सा प्रयास है। तो एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपका जैसे कि जो स्टोन एजेस हैं, है ना, स्टोन एज, कॉइन्स का है ना, इंस्क्रिप्शन, लिटरेरी सोर्सेस, ये सारे क्या है क्वेश्चंस प्री में जो है आ जाते हैं। हड़प्पन कल्चर, जैनिज्म का, बुद्धिज़्म का, एजेस ऑफ मौर्य, उसकी बात करें मौर्य के समय में क्या क्या चीज़ें थी, गुप्ता पीरियड के बारे में, हर्षा किंगडम के बारे में, ये चीज़ें जो है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसको आपको गो थ्रू करना है। इसके लिए आप जो एनसीईआरटी है इसमें शर्मा जी को आप फॉलो कर सकते हैं और बहुत अच्छा आपको एक व्यू इसमें मिल जाएगा। मिडिवल हिस्ट्री, है ना। अब मिडिवल हिस्ट्री क्या है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो एक ओवरऑल हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पे सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं चैलेंजिंग हो जाएगा एक वीडियो में, बिकॉज ऐसे तो फिर पूरी बुक डिस्कस करनी पड़ेगी, लेकिन एक ओवरऑल जो मेन एक चंक है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जैसे चोला एम्पायर, है ना, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, है ना, मुगल एम्पायर। अब जो आर्किटेक्चर है इसमें, आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा रोल है मुगल एम्पायर का, पेंटिंग्स, लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक। तो ये क्या है मिडिल हिस्ट्री अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर भी कुछ हद तक जो है आपका यहाँ पे बेस बन जाएगा।
थ्रू मेडिवल हिस्ट्री। तो वो आपको जो है एक तरीके से, ये तो मैं आपको 5, 7, 10 टॉपिक, अब इसकी बात करेंगे डेली, इसी के अंडर में पता नहीं न्यूमरस टॉपिक्स होंगे, है ना। आप विजयनगर की बात करेंगे तो इसके अंडर में पता नहीं कितने टॉपिक्स होंगे। इसी तरीके से मुगल, तो ये एक ओवरऑल आइडिया है ना, एक ओवरऑल आइडिया है जिसको आपको आगे लेके चलना है और डिटेल में इसको पढ़ना है। मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो है डेफिनेटली द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जब आए इंडिया में, उनका किस तरीके से आने के बाद वो कैसे अपने पांव पसारे। कोई भी चीज़ साल 2 साल 5 साल 10 साल में नहीं हुई, एक बहुत लंबा समय लगा। तो वो एक्सपेंशन कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, किस तरीके से एक ट्रेडिंग कंपनी आई, है ना, और ट्रेडिंग कंपनी के करते करते जो है ट्रेड से कब वो जो है अपने हमारे पॉलिसी गवर्नमेंट और सारी चीज़ों में इंटरफेरेंस, और किस तरीके से क्राउन आया, ये सारी चीज़ें जो मैं देखते हैं। रिवोल्ट ऑफ 1857 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रिफॉर्म मूवमेंट्स, नेशनल मूवमेंट, मास नेशनलिज्म, जब हम देखने लगे कि एक बहुत मेजर चंक ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारा, जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन, मास नेशनलिज्म, जो मेजर चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो क्या हो गया, अवेकन हो गया। पहले तो हम रियलाइज ही करने में बहुत समय लग गया कि हम ब्रिटिश हुकूमत के अंडर में जो है हम रह रहे हैं। जब हम रियलाइज करते जैसे हमने रिवोल्ट 1857, इस तरीके से तमाम मूवमेंट्स हुए, कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स हुए, कुछ पीजेंट मूवमेंट्स हुए, बहुत सारे करते बहुत सारे लोगों के उससे नेशनल मूवमेंट, मास नेशनलिज्म, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, खिलाफत, स्वराज्य, सोशलिस्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये फ्रीडम एंड पार्टीशन, पीजेंट, ब्रिटिश पॉलिसी जैसे डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, या फिर ब्रिटिश की पॉलिसीज प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, ब्रिटिश की पॉलिसी किस तरीके से उनका एग्रीकल्चर पे चेक, किस तरीके से उनका टैक्सेशन सिस्टम, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिसको हमको पढ़ना होगा। और जो हमारा जब फ्रीडम हमको मिल गई उसके बाद जो चैलेंजेस थे, वो सारी चीज़ें जो हैं हमको यहाँ पे मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री में, अभी उसने क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है। तो अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो ये वीडियो आप ही के लिए है कि एक ओवरऑल आपको आइडिया लग जाएगा, है ना। पूरा आइडिया तो देखिए पढ़ के ही लगेगा, बिकॉज देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू दैट कि आप बगैर पढ़े चाहो सारा टॉपिक कवर कर लें, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वो तभी पॉसिबल है जब आप सामने बुक खोलेंगे और पढ़ेंगे, तभी समझ में आएगा। ज्योग्राफी, है ना, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, फिजिकल फीचर, हिमालयाज, प्लेन्स, प्लेट्यू, है ना, जो रिवर सिस्टम है, स्पेशली जो गंगा का सिस्टम है, उस तरीके से आपका बहुत ब्रह्मपुत्रा का सिस्टम है, और भी जितने, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए रिवर सिस्टम और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, इरिगेशन किसके लिए, एग्रीकल्चर। देखिए मैं यहाँ पे बीच बीच में आपको कुछ टॉपिक को डिफाइन कर रहा हूँ कि आपको उसके बारे में कैसे सोचना है। रिवर सोच के आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, इरिगेशन। आज भी हमारा जो रेन फेड सिस्टम है, जो राजस्थान में जो कैनाल सिस्टम है, बहुत सा जो कहीं ना कहीं जो एडवांटेज हमको मिलता है, वो एडवांटेज हमारे रिवर सिस्टम, बहुत समय से इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, कुछ की हो गई, कुछ की चल रही हैं इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर, जिससे कि अगर कहीं पे फ्लड है और कहीं पे सूखा है ना, तो अगर फ्लड है कहीं कहीं पे ड्राई है, तो उस दोनों को अगर मैच कर दें, हम बैलेंस कर दें, उसको हम क्या कहते हैं, उस सिस्टम को हम इंटरलिंकिंग कहते हैं। अगर हम इंटरलिंकिंग रिवर कर दें कि कहीं पे नदी में उफान आया हुआ है, कहीं पे नदी अपने लेवल से नीचे है, तो उसको अगर उधर डाइवर्ट कर देंगे तो क्या होगा, सामान्य हो जाएगा, उधर भी फ्लड की दिक्कत नहीं आएगी, इधर पानी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो हमको टॉपिक्स को इसी तरीके से पढ़ना है, बिकॉज इसी तरीके से यूपीएससी चीज़ों को इंटरप्रेट करता है और वो चाहता है कि उसके एस्पिरेंट्स पढ़ें। क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेटोलॉजी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट, मिनरल्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, सोलर, ये सारी चीज़ें जो है आज के इथेनॉल ब्लेंडिंग जो हम कर, ये सारी चीज़ें, लोकेशंस, है ना, मैप,
मैप बेस्ड क्वेश्चंस कि ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल दे दिया, ये माउंटेन है ये स्टेट, ये माउंटेन है ये स्टेट, ये माउंटेन है ये स्टेट, तो कौन सा मैच सही है कौन सा नहीं सही है बताइए। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं क्वेश्चंस में जब हम बात करते हैं प्री एग्जाम की। तो अभी हमने देखा इंडियन, अब हम देखें वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। वर्ल्ड एंड फिजिकल ज्योग्राफी तो अर्थ्स इंटरनल, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जियोलॉजी, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस, है ना। फिर क्लाइमेटोलॉजी, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, बायोस्फीयर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ट्रेड, है ना, ट्रेड है, मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीज़ों को मैपिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैपिंग में आपको सिर्फ ज्योग्राफी में ही नहीं, मैपिंग के थ्रू आप अपने इंटरनेशनल रिलेशंस की भी जो समझ है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, उसको और अच्छा डेवलप कर सकते हो। हमको पता ना कि हमारे प्रॉक्सिमिटी में कौन, अब इंडिया में अगर हैं तो हमको पता है कि चाइना हमारे बगल में है, अफगानिस्तान है ना, हमारा पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और भी बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं। तो हमको प्रॉक्सिमिटी का आइडिया होता है। अगर पूछ लिया कि भाई ये सी है, इसके बॉर्डर में कौन कौन से कंट्री लगती है ना, तो कैसे हम जानेंगे? जब तक हम मैप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम वो चीज़ नहीं जान पाएंगे। कौन सा रिसोर्स कहाँ मिलता है, तो ये चीज़ हम कैसे जान पाएंगे? हम जब तक नहीं जानेंगे उस कंट्री के बारे में, रिसोर्स के बारे में, तब तक वो चीज़ जानना मुश्किल होगा हमारे लिए। इकोनॉमिक्स, बहुत से बच्चे पता नहीं क्यों इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ट्रस्ट मी, इकोनॉमिक्स इज़ वेरी वेरी इजी। आप 9 to 12th एनसीईआरटी करना है आपको, है ना। बजट जो है, बजट स्पीच जो है आपकी, बजट हो गया, फिर इकोनॉमिक्स सर्वे हो गया, ये सारी चीज़ें आपका इकोनॉमिक्स को बेस बनाती हैं और आपको इस चीज़ को करना ही करना है। जैसे नेशनल इनकम आपका, जीडीपी, जीएनपी, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है। देखिए, कोई भी जो कंट्री है उसकी जो इकॉनमी है वो कैसी, वो सॉलिड होनी चाहिए, है ना, वो सॉलिड होनी चाहिए, तभी हम कोई डेवलपमेंट एक्टिविटी कर पाएंगे, तभी कोई हम सोशल सेक्टर की स्कीम लेके आ पाएंगे। अगर हमारा हिम्मत ही नहीं होगी, हमारे पास पैसे ही नहीं होंगे, तो सोशल सेक्टर की स्कीम हम कैसे लॉन्च करेंगे? हम पैसे कहाँ से लाएंगे? कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, है ना, जैसे एलपीजी 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो वो एक इंडिया के लिए, जो हम क्लोज डोर इकोनॉमी थे वहाँ से हम ओपन डोर इकोनॉमी हुए। फाइनेंशियल जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थे, एफडीआईज था, एफआईआई था, ये सारी चीज़ें, इन्फ्लेशन इंक्रीज करेगा तो प्राइस इंक्रीज करेगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी, डिमांड डिक्रीज करेगी तो कहीं ना कहीं हेल्थ लोगों का कम होगा, जब हेल्थ कम होगा तो फिर और ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ पे प्रेशर आएगा। इस तरीके से आपको चीज़ों को एनालाइज करना है, समझना है। एग्रीकल्चर, कृषि डेफिनेटली हमारे इकोनॉमी का बेस है। हमारे लोगों का एम्प्लॉयमेंट से लेके उनका एक एक्टिविटी, चाहे एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी हो या उनके लिए एक आप कह सकते हैं एक बेस है कि भाई कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी है कि भले शहर में काम कर रहे हैं लेकिन अगर खाना खेत से आ जा रहा है, गांव से आ जा रहा है, घर से आ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर जो है आज भी एक बहुत प्रोमिनेंट फैक्टर है जो हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी प्ले करता है। फूड सिक्योरिटी, आपको पता है जब प्लानिंग कमीशन आई, स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ था हमारे लिए उस समय, वो फूड सिक्योरिटी था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको प्लानिंग कमीशन को फिर नीति आयोग ने रिप्लेस किया। इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल पॉलिसी ऑफ इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे हम देखते हैं ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, स्ट्रैटेजरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इन पॉलिसीज़ में आती हैं। फाइनेंशियल मार्केट, सोशल सेक्टर की स्कीम्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, है ना, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे इकोनॉमिक्स में जो है पार्ट प्ले करती हैं। एंड जैसे होता क्या, हम यहाँ पे इकोनॉमी में क्यों कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं? क्योंकि मेजर एस्पिरेंट्स जो हैं वो इकोनॉमी कभी पढ़े नहीं है। जब पढ़े नहीं है अभी तक तो ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट होगा, लेकिन उसे परेशान नहीं होना है। आप बहुत स्लोली रीड करना स्टार्ट करिए क्लास 9 से, एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं आपको एक
कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है तो आप कमेंट में अपने जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी का क्लास 9 to 12 हम कवर करें यूट्यूब पे तो भी बताइएगा, विल ट्राई कि जब भी पॉसिबल है हम उसको कवर कर दें। एनवायरमेंट इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है उसका प्री और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्री है वो कॉमन होता है, इसलिए भी कहीं ना कहीं जो इसका बेस है ना, बेस क्या, नंबर ऑफ क्वेश्चंस का है ना, वो ज़्यादा होता है। अब अगर हम आए टॉपिक्स की तो इकोलॉजी, जो हमारा इकोलॉजिकल सिस्टम, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, पॉल्यूशन। देखिए सबको पता है कि हमारा क्या पॉल्यूशन से क्या दिक्कत हो रही है, पॉल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, फिर हमारा जो आर्टिक सर्कल में जो दिक्कत हो रही है, जो ग्लेशियर का पिघलना हो रहा है, उससे क्या होगा, सी लेवल राइज हो रहा है। सी लेवल राइज से क्या दिक्कत होगी, कोस्टल एरिया में दिक्कत होगी। कोस्टल एरिया में क्या दिक्कत होगी कि वो धीरे धीरे पानी में सबमर्ज करते जाएगा, क्योंकि जो वाटर का लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। इस तरीके से आपको चार्ट बना के सीखना है। लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं, यही तरीका है, इन्हीं तरीकों से आपको नोट्स बनाना है, और कोई अलग विधि थोड़ी आती है नोट्स बनाने की। बहुत सारे एनवायरमेंटल एक्ट हैं इंडिया में। एनवायरमेंट जब जो भोपाल ट्रेजेडी हुई उसके बाद जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया, वो सारी चीज़ें, और भी बहुत सारी इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल रेगुलेशंस हैं, और एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कन्वेंशंस हैं। इश्यूज़ कौन कौन से हैं इस समय एनवायरमेंट के, और उसके क्या क्या इफेक्ट हैं, और आपके हिसाब से उसके क्या क्या सॉल्यूशंस हैं। रामसर साइट्स हैं, है ना, अक्सर ये आते रहते हैं, रामसर साइट्स है, और टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, सेक्रेड ग्रुप्स, एलिफेंट रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये जो चीज़ें हैं ना, बेसिकली एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें। अब रामसर साइट है तो बहुत सारी रामसर साइट्स है, वो पॉसिबल थोड़ी है कि मैं आपको यहाँ बता पाऊँ। टाइगर रिजर्व है, बहुत सारे हैं। तो इस तरीके से आपको इन टॉपिक्स को पकड़ के और भी टॉपिक्स को देखते हुए आपको ऐड ऑन करके चीज़ों को पढ़ना है और समझना है। देखिए इस वीडियो को बहुत लंबा रखने का कोई मतलब नहीं था, शॉर्ट में, क्रिस्प में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मैंने दे दिया है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो में कमेंट करके, या हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि गरगायस अकेडमी है, या हमारा इंस्टाग्राम पे जिस पे हम लोग सुपर एक्टिव हैं, इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। विल रिवर्ट यू एंड टेल यू कि जहाँ पे भी आप कंफ्यूजन है वहाँ पे आपको जो भी हेल्प की आवश्यकता है, वी आर ऑलवेज देयर। Thank you so much for watching.